सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक हमारे लिए बेसिक टॉपिक रहने वाला है, मतलब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। क्योंकि जब हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें बेसिक्स पता होना चाहिए कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, और बॉडी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए बेसिक्स, जिसमें बॉडी की कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने सेक्शन में डिवाइड है, कितने रीजन्स और कितनी कैविटीज़ में डिवाइड है ह्यूमन बॉडी, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिक्स रहने वाला है ह्यूमन बॉडी के बारे में। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिटेल में पढ़ने से पहले, डिटेल में स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज़ द ह्यूमन एनाटॉमी एंड व्हाट इज़ द ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एनाटॉमी ऐसे डिफाइन होता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कि ह्यूमन बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी। एंड अगर वही हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी डील्स विथ, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द इंटरनल वर्किंग ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग फंक्शन सच एज मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो अगर बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है, चाहे मेटाबॉलिज्म चाहे रेस्पिरेशन, और उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज़ फिजियोलॉजी। तो इंटरनल वर्किंग ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन इज physiology. So anatomy is the study of physical structure of human body। वहीं फिजियोलॉजी जिसे जिसे हम एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम डील्स करते हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो ये इसको हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं। हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसका एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बॉडी कैसे बनी है, किस छोटे से मॉलिक्यूल से बनी है या एटम से बनी है, किस चीज़ से बनी है। तो पूरी बॉडी जो होती है ना, सबसे पहले तो आपने एवोल्यूशन में 12th के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, एवोल्यूशन में है हमारी एटम से बनते हैं। एटम्स जो होते हैं वो मिल के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिल के सेल बनाते हैं, वहीं सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं। हमने पढ़ा होगा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऐसे हम पढ़ते हैं। तो सेल जो होता है, कई सेल्स टिश्यू बनाते हैं, कई सेल मिलके किसी एक ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी और पैनक्रियाज और हार्ट, लंग्स, ऐसे ऑर्गन बनाते हैं, और कई ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। आपने सुना होगा यूरिनरी सिस्टम, स्क्रेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। और ऐसे सिस्टम जो है, ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली ऐसे हमारी जो होती है बॉडी, एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनाइज एट डिफरेंट लेवल स्टार्टिंग विद द सेल एंड एंडिंग विद द एंटायर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक छोटे से सेल के से मिल के जो कि एक पूरे एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारा होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको 6 स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है। 6 इसमें स्मॉलेस्ट पार्ट वैसे हैं जैसे केमिकल लेवल, मतलब एक एटम मॉलिक्यूल्स के लेवल का, फिर उसके बाद सेल बनता है, उसके बाद टिश्यू बनता है तो टिश्यू लेवल, उसके बाद ऑर्गन बनता है तो ऑर्गन लेवल, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, एंड उसके बाद ऑर्गेनिज्म लेवल। मतलब ये 6 पार्ट में वही चीज़ जो है लेवल में डिवाइड करके इसको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम कितने हैं। मतलब हमने जो पढ़ा कि सेल टिश्यू बना रहा था, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहला है इंटूगेमेट्री सिस्टम। इंटूगेमेट्री सिस्टम में हेयर आता है, नेल की स्टडी करते हैं हम, स्वेट ग्लैंड की जो स्किन में पाया जाता है, और ऑयल ग्लैंड जो कि स्किन में पाया जाता है, इसकी हम स्टडी करते हैं।
दूसरा होता है स्केलेटल सिस्टम जिसमें बोन की स्टडी करते हैं। तीसरा होता है मस्कुलर सिस्टम। चौथा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। पांचवा होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। छठा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। सातवां रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आठवां डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नौवां नर्वस सिस्टम एंड 10वां क्या होता है हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है। तो ये 10 हमारे सिस्टम हो गए ह्यूमन बॉडी के, जिसके बारे में हमें डिटेल में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ना होता है। बेसिक लाइफ प्रोसेस की बात करें तो बेसिक लाइफ प्रोसेस भी 6 इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होती हैं। जैसे पहला है मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म 2 होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। आपको पता होगा मेटाबॉलिज्म इट इज़ द सम ऑफ द केमिकल प्रोसेस दैट अकर इन द बॉडी। मतलब जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, किसी भी चीज़ का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। वहीं एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि किसी चीज़ का बिल्डअप होता है, मतलब कोई चीज़ बनती है। कैटाबॉलिज्म में कोई चीज़ टूटती है और एनाबॉलिज्म में कोई चीज़ बिल्डअप होती है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू सिंपल कंपोनेंट, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन क्या हो जाए, अमाइनो एसिड में टूट जाए, तो ये क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। अब प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और सिंपल मॉलिक्यूल्स में अगर टूट रहा है, अमाइनो एसिड में ब्रेक हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। वहीं बिल्डअप होना मतलब कॉम्प्लेक्स केमिकल में सब्सटेंस अगर बिल्डअप हो रहा है फ्रॉम स्मॉलर, तो उसको क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे अमाइनो एसिड क्या हो जाए, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, क्या है, एनाबॉलिज्म है। ठीक है, दूसरा स्टेप है दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस। इट इज द बॉडीज एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंज। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी पे कोई भी हीट सेंसेशन आ जाए, जिसमें नर्वस सिस्टम का होता है स्पेशली, तो अगर आपकी बॉडी पे कोई हीट या कोल्ड ऐसा कोई सब्सटेंस टच कराया जाए तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है। तो ऐसी एबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स कह सकते हैं कॉन्शियसनेस रहना, ये भी क्या है, बेसिक लाइफ का प्रोसेस है। ठीक है, तीसरा है जिसको हम कहते हैं मूवमेंट। तो इट इंक्लूड्स मोशन ऑफ द होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन्स, सिंगल सेल ईटीसी। मतलब मूवमेंट का मतलब है मोशन, मतलब हमारी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये भी लाइफ का एक प्रोसेस है। अगर मूवमेंट ना हो तो क्या है, स्पेशली कह सकते हैं क्या वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं, ये भी आइडेंटिफाई। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कह सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये सब चीज़ें, ये जो फीचर्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहने जरूरी हैं। तो उसमें मूवमेंट हो गया। चौथा, अगर ग्रोथ होता है, ग्रोथ होना चाहिए, ये भी एक लाइफ का प्रोसेस है। इट इंक्रीज द बॉडी साइज। 2-2.5 किलो का एक बच्चा जन्म लेता है और 70 kg या 50 kg 80 kg का हो जाता है। तो ये क्या है, ग्रोथ है। अगर ग्रोथ हो रहा है तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। और पांचवा है डिफरेंशिएशन। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम अनस्पेशलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड स्टेट। मतलब अब एक सेल से हमारी बॉडी में हाथ बनते हैं, हमारी बॉडी में पैर बनते हैं, हमारी बॉडी में आँख बनते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। तो एक सेल से, एक अनस्पेशलाइज्ड सेल से स्पेशलाइज्ड सेल का फॉर्मेशन क्या है, डिफरेंशिएशन होना। ठीक है, और द लास्ट इज रिप्रोडक्शन। तो क्या है कि रिप्रोडक्शन भी एक क्या है, प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स और टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन है लास्ट, जो कि नीचे दिख नहीं रहा है, कट रहा है। तो रिप्रोडक्शन भी क्या है कि एक प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है कि एक स्टेट है, द सेल्फ sustaining mechanism in organism that tries to maintain stable internal conditions, that is called homeostasis. It is
ये हो सकता है कि ब्लड के वॉल्यूम का हो सकता है हमारी बॉडी में टेम्परेचर का हो, चाहे हमारी बॉडी में इंटरनल बॉडी में कोई भी मैकेनिज्म को बैलेंस करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो विदाउट होम्योस्टेसिस organism would not be able to have stable the internal condition and therefore would not be able to survive। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में होम्योस्टेसिस नहीं होती वो सर्वाइव नहीं कर सकता। बॉडी किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए होम्योस्टेसिस मेंटेन करना जरूरी है। आपको पता है होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होता है? अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की बात करें तो आप किसी भी ठंडे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। क्या? मेंटेन करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर। और एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होने के लिए हमारे मेटाबॉलिज्म तभी होंगे जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहीं आप गर्म एरिया में जाते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। क्या करने के लिए? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो बॉडी में होम्योस्टेसिस होना जरूरी है, तभी सर्वाइवल पॉसिबल है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करने को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस इज अ डायनेमिक कंडीशन इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन में क्या होता है? चेंजेस होता है। ये दो सिस्टम पे मोस्टली डिपेंड करता है। वैसे सभी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं होम्योस्टेसिस में, बट दो मेजर ऐसे सिस्टम हैं जिसमें जो हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं, जिसमें पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम और दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपको पता है जो कि न्यूरॉन सेल्स से मिलकर बनते हैं, और बॉडी में हमारी बॉडी में कोई भी मैकेनिज्म हो, चाहे हम खाना खा रहे हो तो डाइजेशन होना है कि नहीं होना है, हमें हमारी किसी भी बॉडी में मूवमेंट होना है तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कोई भी सेंसेशन हो रहा है, उसका फील हो रहा है, कोई आवाज़ जा रही है, हम सुन रहे हैं कान से, तो ये सब कुछ नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बॉडी में। होम्योस्टेसिस इज कंटिन्यूली बीइंग डिसरप्टेड बाई एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड इंटरनल स्टिमुलाई। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि होम्योस्टेसिस जो होता है इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर का मतलब है जैसे कि जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो होम्योस्टेसिस को दो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, पहला है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। देखो एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल में हमारे जैसे इंटेंस हीट हो गया, बाहर से कोई हीट आ रहा हो, कोई कोल्ड है, कोई लैक ऑफ ऑक्सीजन जब हो रही हो बॉडी में, तब भी क्या हो सकता है, हमारी होम्योस्टेसिस एबनॉर्मल हो सकती है। या इंटरनल स्टिमुलाई जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तब भी हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ऐसे टेम्परेचर नहीं है, सिर्फ बॉडी में कोई भी चीज़ अगर एबनॉर्मल हो रही है, इम्बैलेंस हो रही है, तो डैट इज एबनॉर्मल होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस एबनॉर्मल होम्योस्टेसिस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दैट इज कि हमारी जो होम्योस्टेसिस है वो क्या हो सकती है? अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये फैक्टर अफेक्ट हो सकते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई और इंटरनल स्टिमुलाई। नाउ डिसरप्शन आर यूजुअली माइल्ड और टेम्परेरी, कुछ समय के लिए होता है और बहुत कम होता है। इफ़ होम्योस्टेसिस इज नॉट मेंटेन, डेथ में बी रिजल्ट। अगर होम्योस्टेसिस नहीं मेंटेन होता है तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, किसी भी आदमी की डेथ हो सकती है। तो पहली चीज़ बॉडी में जो सबसे ज़रूरी है वो है होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी में क्या होता रहता है? हमेशा होम्योस्टेसिस होना ज़रूरी है, होम्योस्टेसिस रहता है। कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस की बात करें, चूँकि हम अभी देखे हैं कि जो होम्योस्टेसिस है वो होम्योस्टेसिस दो चीज़ों पे डिपेंड करती है मोस्टली। पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम। इन दो चीज़ों पे क्या करता है? डिपेंड करता है। तो होम्योस्टेसिस imbalances occur because of disruption from the external and internal environment। लेकिन होम्योस्टेसिस इज रेगुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम।
तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है कि इम्पल्स नर्व सेल होते हैं जो कि इम्पल्स भेजते हैं। अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है या कहीं से बॉडी में अबनॉर्मेलिटी आई तो जो न्यूरॉन सेल हैं वो काम करते हैं, सेंसेस इम्पल्सेस भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह और होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करते हैं। वहीं जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम होती है ये होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन रिलीज करती है। हार्मोन एक जगह रिलीज कर होता है ब्लड में, और जब ये हार्मोन ब्लड में रिलीज होता है तो दूसरे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है और उसके बाद होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम इम्पल्स को रिलीज करता है और एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन को सिक्रेट करती है। तो वेयर नर्व्स इम्पल्स कॉज रैपिड चेंजेस वेयर हार्मोन यूजुअली वर्क मोर स्लोली। देखो नर्व क्या होता है ना कि अब नर्वस सिस्टम लाइक मैसेजेस ऑन व्हाट्सअप, तो अगर हम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे हैं, यहाँ से भेजा वहाँ नेट ऑन है पहुँच गया, ये नर्वस सिस्टम फास्टली काम करता है, रैपिड एक्शन। वहीं हार्मोन्स क्या होते हैं ट्रैवल करने में। अब किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है ऑटो पकड़ के, ठीक है, तो अब ऑटो पकड़ के जाना है तो ऑटो पकड़ के एक जगह आदमी वहाँ जाएगा तब तो इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर व्हाट्सएप है, मोबाइल है, यहाँ टाइप किया, सेंड किया, वहाँ पहुँच गया। तो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम लाइक अ फोन ऑन मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड हार्मोन्स लाइक ऑटो ट्रैवलिंग। सो ये नर्वस सिस्टम बहुत तेज़ी से काम करता है, फास्ट एक्शन देखने को मिलता है उसमें, और इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स यूजुअली थोड़ा स्लोली काम करते हैं, ठीक है। नाउ बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो उसमें सबसे पहला है बॉडी पोजीशन। और बॉडी पोजीशन में मोस्ट कॉमन पोजीशन है जो कि एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन जो होता है ये जरूरी क्यों है? एनाटॉमिकल पोजीशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं तो एनाटॉमिकल पोजीशन में हम जब मेडिकल की स्टडी करते हैं तो मेडिकल की स्टडी में ह्यूमन बॉडी को एनालाइज करने के लिए, स्पेशली ऑर्गन्स को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि ऑर्गन्स एक बॉडी में एक अलग अलग पार्ट में अलग अलग रीजन पे लोकेटेड हैं, और उनकी स्टडी के लिए कि ये ऑर्गन इस पोजीशन यहाँ पे लोकेटेड है, दूसरा ऑर्गन यहाँ पे, लीवर यहाँ पे लोकेटेड है तो किडनी यहाँ पे लोकेटेड है, हार्ट यहाँ पे लोकेटेड है, सभी ऑर्गन्स की लोकेशन की स्टडी करने के लिए एनाटॉमिकल पोजीशन जरूरी है। क्योंकि अगर हम कहें कि एनाटॉमिकल पोजीशन में कि राइट किडनी इज जस्ट बिलो द लीवर, जस्ट बिलो द लीवर, तो क्या है इसका मतलब ये है कि, या कहें कि इन्फीरियर टू लीवर, तो लीवर के नीचे है राइट किडनी। लेकिन अगर हम कोई भी पर्सन जो कि उल्टा अगर खड़ा हो जाए तो सर नीचे और पैर ऊपर, तो क्या हो जाएगा, लीवर ऊपर हो जाएगा, किडनी नीचे हो जाएगी, तो ऐसे हो नहीं सकता। इसीलिए एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब होता है कि हम आगे देख रहे हो, सामने एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो, आगे सामने देख रहे हो, हमारे जो पाम है वो अपवर्ड हो, सामने हो, फॉरवर्ड हो, तो ऐसे पोजीशन को हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। और इस पोजीशन में हम ऑर्गन्स के जो लोकेशंस हैं, मेडिकल टर्म्स हैं, उनको हम डिफाइन कर पाते हैं। तो इसीलिए एनाटॉमिकल पोजीशन ज़रूरी है। एनाटॉमिकल पोजीशन को पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले द एनाटॉमिकल पोजीशन इज standardized method of observing or imaging the body that allow precise and consistent anatomical references। मतलब सभी ऑर्गन्स को रेफरेंस देने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकेट करने के लिए हमें एनाटॉमिकल पोजीशन देना जरूरी है, या इसकी स्टडी जरूरी होती है। तो ऐसा आप देख सकते हैं इस जो आपका एनाटॉमिकल पोजीशन होता है लाइक दैट होता है, ठीक है। ऐसे आदमी फ्रंट में देखता है और पूरी तरह से आपका जो हैंड होता है वो फॉरवर्ड होता है, पाम जो होता है वो फॉरवर्ड होता है, और बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं दूसरा जो पोजीशन है जिसको हम रिसाइकलिंग पोजीशन कहते हैं, ये भी ज़रूरी है जब हम कभी भी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं या कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसके लिए 2 पोजीशन और ज़रूरी हैं मेडिकल में, जिसमें सबसे पहला पोजीशन है जिसको हम रिक्लाइन पोजीशन कहते हैं। रिक्लाइन का मतलब होता है लेटना, इसका मतलब होता है लेटना। रिक्लाइन का मतलब होता है लेटना। रिक्लाइन पोजीशन में हम क्या होता है, कोई भी पर्सन क्या होता है, लेटा होता है। रिक्लाइन पोजीशन में 2 पोजीशन आते हैं। पहला, इफ द बॉडी इज लेइंग फेस डाउन इट इज़ इन द प्रोन पोजीशन। अगर कोई फेस जो है डाउन है, नीचे की तरफ है, तो प्रोन पोजीशन है। वही अगर फेस अपवर्ड है, सामने की तरफ है, अपवर्ड है, तो उसको हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन। तो ये रिक्लाइन पोजीशन के 2 टाइप हैं। पहला है सुपाइन, मतलब लेटने वाले पोजीशन में 2 पोजीशन आते हैं। पहला है प्रोन और दूसरा है आपका सुपाइन। ठीक है, तो ये 2 पोजीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट है वो अप फेस करके लेटा हुआ है, दैट इज सुपाइन, और यहाँ पे देख सकते हैं डाउन करके फेस लेटा हुआ है, तो इसको कहते हैं प्रोन पोजीशन। तो ये 2 और पोजीशन हो गए। अभी है रीजनल नेम। तो रीजनल नेम में कि बॉडी के कितने रीजन्स होते हैं। तो पहला है हेड, इट कंसिस्ट ऑफ स्कल एंड फेस। हेड आपको पता ही है, जिसमें स्कल, खोपड़ी और चेहरा आता है, फेस आता है, तो इसको कहते हैं स्कल मीन्स हेड, एंड दिस इज फेस। तो ये हेड है, रीजन हो गया। दूसरा है नेक रीजन। नेक रीजन क्या कर रहा है, हेड को सपोर्ट कर रहा है, हेड को होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये हो गया नेक। तो अगर कोई प्रॉब्लम जो हमारी हेड से नेक तक फैली होती है उसको कहते हैं हेड नेक एबनॉर्मलिटीज या डिजीज, तो इसको हम कहते हैं हेड नेक। तीसरा है ट्रंक। ट्रंक मीन्स स्पेशली थोरैक्स। सो ट्रंक मीन्स की कैविटीज होती है जिसमें चेस्ट भी आता है, एब्डोमेन आता है और पेल्विस आता है। तो पेल्विस कैविटी और एब्डोमेन और चेस्ट जो होते हैं ये आपके ट्रंक में आते हैं। चौथा है अपर लिम। अपर लिम का मतलब है आपके हाथ आ गए। हाथ मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ शोल्डर, armpit, arm and forearm and wrist is the upper limb, and lower limb is पैर वाले, lower limb consist of thigh, ankle and foot। तो हाथ को अपर लिम्ब, इसको अपर लिम्ब, और पैर को लोअर लिम्ब कहते हैं। और ये आपके रीजनल नेम है बॉडी की। बॉडी इतने रीजन्स में, इतने रीजनल नेम्स में क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, अभी हम बॉडी की बात करते हैं, बॉडी के सेक्शंस के बारे में, मतलब प्लेन्स के बारे में, मतलब बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और कितने पार्ट में डिवाइड करके क्या नाम देते हैं। तो रीजन, सेक्शन कह सकते हैं या प्लेन कह सकते हैं। अब स्टडी करने के लिए क्यों ये सब ज़रूरी क्यों है, देखो एनाटॉमिकल बॉडी जो हमारी बॉडी है उसको हम अगर मेडिकल फील्ड में स्टडी करना है, उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना है, अगर उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है या इसकी फिजियोलॉजी के बारे में जानना है, तो हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए ऑर्गन्स और बॉडी को सेक्शंस में डिवाइड करने होंगे, काटने होंगे, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, उसकी स्टडी कर पाएंगे। इसीलिए बॉडी में सेक्शंस और रीजन्स हैं जो कि डिवाइड किए गए हैं, पोजीशंस बताए गए हैं। तो ये ज़रूरी है क्योंकि हमें इसकी स्टडी करनी होती है। सेक्शन की बात करें तो सेक्शन आर फ्लैट सरफेस रिजल्टिंग फ्रॉम कट थ्रू बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, कट करते हैं, और बॉडी को कट करके कई सेक्शंस में कट करके हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द प्लेन ऑन विच द कट इज मेड। मतलब जिस प्लेन के अकॉर्डिंग हम कट करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। अगर मान लो एक आदमी है ये, और ये आदमी को अगर हमें ऐसे 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, हमने इसको 20 से, अगर हमने यहाँ इसको क्या हुआ कि 20 से अगर हमने काट दिया, तो अगर हम 20 से इसको कट करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे,
पहला सेजाइटल, पहला क्या कहेंगे, सेजाइटल सेक्शन या सेजाइटल प्लेन। अच्छा, सेजाइटल सेक्शन या सेजाइटल प्लेन को हम और दूसरे नाम से कैसे जान सकते हैं, दूसरे नाम से हम कहते हैं वर्टिकल सेक्शन। क्या कहते हैं, वर्टिकल सेक्शन, क्योंकि हम सीधा एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और बॉडी को दो डिफरेंट पार्ट में काट रहे हैं, दो सेम पार्ट में, एक साइड एक हाथ एक पैर, दूसरे साइड एक हाथ एक पैर, मतलब पूरी दो पार्ट में, इक्वल दो पार्ट में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वर्टिकल सेक्शन या वर्टिकल प्लेन या सेजाइटल सेक्शन कहते हैं। ठीक है। और दूसरा दूसरा जब हम किसी को ऐसे काटें, कैसे, ऐसे ऐसे दो पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं, अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सामने वाला स्ट्रक्चर सामने और पीछे वाला स्ट्रक्चर पीछे, मतलब आईज नोज एक पार्ट में और पीछे जो हमारा स्कल हो गया, ऑक्सीपिटल लोब हो गया, तो ये दूसरे पार्ट में अगर हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रंटल, फ्रंटल क्या कहते हैं, फ्रंटल सेक्शन या फ्रंटल के अलावा इसको हम कहते हैं कोरोनल। क्या कहते हैं, कोरोनल। तो दूसरे वाले को हम कहते हैं फ्रंटल या कोरोनल सेक्शन, फ्रंटल या कोरोनल सेक्शन। पहले वाले को सेजाइटल सेक्शन या प्लेन या वर्टिकल प्लेन, दूसरे वाले को फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। और तीसरे वाले में क्या हो रहा है कि तीसरे वाले में बॉडी को ऊपर और नीचे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, हेड नेक आईज सब ऊपर और पैर वाला पोर्शन नीचे। तो ऐसे अगर हम डिवाइड करते हैं, बॉडी को कट करते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन या ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजेंटल प्लेन। तो सेजाइटल प्लेन में हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सेजाइटल को हम वर्टिकल प्लेन भी कहते हैं। दूसरा फ्रंटल, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है उसको सामने वाले पोर्शन को सामने साइड और दूसरे वाले पीछे वाले पोर्शन को पीछे साइड कट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रंटल या फिर कोरोनल। और तीसरा है जिसको हम ट्रांसवर्स प्लेन या सेक्शन कहते हैं, इसमें अपर बॉडी को ऊपर और नीचे वाले बॉडी को नीचे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसको ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल प्लेन या सेक्शन कहते हैं। तीसरा है डायरेक्शनल टर्म्स। डायरेक्शनल टर्म्स का मतलब है कि अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो डायरेक्शंस को बताते हैं कि कौन चीज़ आगे है, कौन चीज़ पीछे है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, मतलब डायरेक्शन वाले टर्म्स क्या हो गए, जो कि किसी चीज़ के लोकेशन को बताते हैं कि वो इधर होगा कि इधर होगा, कि ऊपर होगा कि नीचे होगा। ऐसे एक टर्म्स को हम डायरेक्शनल टर्म्स कहते हैं। डायरेक्शनल टर्म्स में होता क्या है कि डायरेक्शनल टर्म्स आर यूज टू प्रिसाइजली लोकेट वन पार्ट ऑफ बॉडी रिलेटिव टू अनदर एंड रिड्यूस लेंथ ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब क्या हो गया, किसी को बताना है कि हमारा और कोई एक ऑर्गन यहाँ पे होता है, तो कोई भी एक ऑर्गन अगर यहाँ पे होता है तो हम बताएंगे कि यहाँ ये ऑर्गन है, इसके बगल में इसके जस्ट सामने जाएंगे तो ये ऑर्गन मिलेगा, इसके जस्ट सामने जाएंगे तो ये ऑर्गन। लेकिन इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, लेंथ ऑफ एक्सप्लेनेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। एक मेडिकल डायरेक्शनल टर्म बता दिया, वो समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये होता है, ये भी यहाँ पे होगा। तो कहीं ना कहीं वो किसी एक ऑर्गन, एक बॉडी या किसी एक बॉडी पार्ट को डिफाइन करता है प्रिसाइजली, एक्यूरेट क्या करता है, उसको डिफाइन करता है कि यहाँ पे होगा रिलेटिव टू अदर ऑर्गन क्या करना, रिलेट करके। और दूसरी चीज़ लेंथ ऑफ एक्सप्लेनेशन को रिड्यूस करता है। अब देखिए क्या हो गया, इसमें सबसे पहला जो टर्म है डायरेक्शन टर्म वो सुपेरियर। सुपेरियर का मतलब होता है सेफेलिक और क्रेनियल का मतलब होता है ऊपर वाला पोर्शन, हेड। अगर हम सुपेरियर बोले या सेफेलिक बोले या क्रेनियल बोले, इसका मतलब है हेड। इन्फीरियर बोले तो नीचे लेग साइड, इन्फीरियर काउलर। तीसरा अगर एंटीरियर बोले तो एंटीरियर आपको पता है वेंट्रल या रोस्ट्रल बोलते हैं, इसका मतलब होता है सामने आगे, सामने आगे। तीसरा पोस्टेरियर डॉर्सल, इसका मतलब होता है
पीछे, पोस्टेरियर मीन्स पीछे या डॉर्सल मीन्स पीछे किसी चीज़ के, और सुपरफिशियल मीन्स हमेशा सुनते हैं सुपरफिशियल मतलब ऊपरी सतह, ऊपरी सतह मतलब सरफेस की तरफ, टूवर्ड द सरफेस, मतलब हमारा स्किन हो गया। और हम अगर सुपरफिशियल बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ क्या है, सुपरफिशियल है, तो इसका मतलब स्किन से क्लोज्ड है, मतलब स्किन की तरफ है, तो सुपरफिशियल है। वहीं अगर स्किन से दूर है, किसी सरफेस से, हमारी बॉडी सरफेस से अगर कोई दूर है, अंदर है, तो क्या है, डीप हो गया, अवे फ्रॉम द सरफेस। तो ये बेसिकली डायरेक्शनल टर्म्स हैं जो बताते हैं कि किसी भी चीज़ का डायरेक्शन कहाँ होगा, किधर होगा, कैसे होगा। ये क्या है, आपके डायरेक्शनल टर्म्स। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है क्रेनियल, जिसको हम सुपेरियर कहते हैं, सुपेरियर कहते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आपका डिस्टल है, जिसको हम इन्फीरियर कहते हैं। उसके बाद ये इसको लेटरल, बाहर साइड को हम लेटरल कहते हैं। और भी टर्म्स होते हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद ये आपका कोई चीज़ प्रॉक्सिमल हो सकता है, किसी भी बोन का अगर बॉडी की सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, मिडियली है, तो ऐसे टर्म्स को कहते हैं। काउडल मीन्स नीचे की तरफ। और आपका ये हो गया क्रेनियल मतलब सुपेरियर, और हो गया काउडल मीन्स नीचे, इन्फेरियर। ये हो गया आपका सामने की तरफ मतलब एंटेरियर या वेंट्रल, और ये हो गया आपका पोस्टेरियर पीछे की तरफ, डॉर्सल, पोस्टेरियर और डॉर्सल। तो ये बेसिकली आपके कुछ मेडिकल टर्म्स हैं या डायरेक्शनल टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जरूरी है। ये लास्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ना, कि बॉडी कितने कैविटीज में डिवाइड है। बॉडी में आपको पता है ना, बॉडी कैविटीज में डिवाइड है, और कैविटीज है तभी उसमें क्या है, ऑर्गन्स हैं। आपको पता है हमारे ऑर्गन्स कैविटीज में है। देखो बॉडी जो होती है ना, वो दो कैविटीज में मेजरली डिवाइड होती है। एक होता है वेंट्रल कैविटी और दूसरा होता है डॉर्सल कैविटी, वो पता है। तो पहला देखिए, पहले की अगर हम बात करें, तो पहला मैं बताऊं, वेंट्रल आपने पढ़ा ना, वेंट्रल मीन्स सामने की तरफ। देखो सामने की तरफ क्या है, सामने की तरफ कौन सी कैविटी होती है, अभी ये देखिए, अभी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये है हमारी वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी मीन्स ये हो गया आपका इधर वाला पोर्शन वेंट्रल कैविटी, और इधर वाला पोर्शन जो है ये आपका, ये जो पोर्शन हो गया आपका, ये हो गया आपका डॉर्सल कैविटी। ये क्या हो गई, डॉर्सल कैविटी, और ये हो गई आपकी वेंट्रल कैविटी। सो अभी हम इसको फिर से इरेज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो होता है, ये होता है डॉर्सल कैविटी, और ये होती है आपकी वेंट्रल कैविटी। देखो डॉर्सल कैविटी में ना दो कैविटी होती है। पहली वाली कैविटी होती है जिसमें ब्रेन होता है, जिसमें क्या होता है, डॉर्सल कैविटी भी दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें पहला ब्रेन, डॉर्सल कैविटी जिसमें पहला है ब्रेन, जहाँ रहता है उसको कहते हैं क्रेनियल कैविटी, ये डॉर्सल कैविटी। और दूसरा स्पाइनल कैविटी, जहाँ पे क्या होता है आपका, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको कहते हैं स्पाइनल कैविटी। तो ये आपका स्पाइनल कैविटी, जहाँ पे इसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन डॉर्सल कैविटी जो होता है, डॉर्सल कैविटी, वो डॉर्सल कैविटी में दो होते हैं। पहला है क्रेनियल कैविटी, और दूसरा है आपका स्पाइनल कैविटी। दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कैविटी होता है। तो ये दो कैविटी होते हैं आपके डॉर्सल कैविटी में, और वेंट्रल कैविटी में ये आपकी सभी के सभी आ जाते हैं, जिनमें पहला है थोरेसिक कैविटी, दूसरा है एब्डोमिनल कैविटी, और तीसरा है पेल्विक कैविटी। तो देखिए यहाँ पे वेंट्रल कैविटी, ये क्या हो गया आपका वेंट्रल कैविटी। कौन सी, वेंट्रल कैविटी में सामने वाली। अब देखिए यहाँ पे थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में क्या है, थोरेसिक कैविटी है ये। थोरेसिक कैविटी में क्या है आपका, लंग्स है। क्या है, पहला लंग्स, दूसरा क्या है, हार्ट, दूसरा क्या है, हार्ट। तो आपका दूसरा हार्ट, और ती ये हो गया। और ये सब क्या होते हैं, थोरेसिक कैविटी में ही होते हैं। और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी, डायाफ्राम के नीचे। डायाफ्राम जो होता है ना, एब्डोमिनल वेंट्रल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है इसमें क्या आता है, इसमें आता है, यहाँ पे देखिए आपको स्पाइनल कैविटी लिखा हुआ था। तो एक तो होता है डायाफ्राम के नीचे
एक होता है ये जो आपका डायाफ्राम हो गया, ये आपका डायाफ्राम, और इस डायाफ्राम के नीचे जो हमारी वेंट्रल कैविटी है, एक तो थोरैसिक कैविटी और दूसरा आपका इसमें दो कैविटी। अब डायाफ्राम जो होता है एक इस ऊपर वाले को थोरैसिक कैविटी में डिवाइड करता है, नीचे वाले को एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी में डिवाइड कर देता है। एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी यहाँ पे लिखा होगा एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी और पैल्विक कैविटी में क्या करता है डायाफ्राम, उसको डिवाइड कर देता है। तो हमारी बॉडी में टोटल 5 कैविटी होती हैं। पहली वाली कैविटी क्रेनियल कैविटी जो कि डॉर्सल कैविटी होती है, दूसरी वाली स्पाइनल कैविटी जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, तीसरे वाली थोरैसिक कैविटी जिसमें हार्ट, लंग्स और अदर चेस्ट ऑर्गन होते हैं, चौथी वाली एब्डोमिनल कैविटी और पांचवा वाली पैल्विक कैविटी जो कि एक ही में होता है एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी। तो ये हमारी बॉडी में कैविटीज हो गए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अटेंशन फॉर द लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सेल के बारे में। हम डिटेल सेल के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।